नमस्कार दोस्तों, मैं महेश शर्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पीएससी के लिए पढ़ेंगे। जो पीएससी के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 200 नंबर की आती है हिंदी। कितने की आती है? 200 नंबर की। और 100 नंबर का रहता है निबंध। क्या रहता है? निबंध। लगभग ये मान लो आप कि ये सब मिला के 300 नंबर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 300 नंबर। हिंदी में नंबर लाना आसान है, लेकिन उसको समझना थोड़ा टिपिकल है, कठिन है। क्योंकि जब अपन हिंदी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है अपन को कि अपन ने शुरू से पढ़ी है, हिंदी मीडियम में रहे हैं, तो 10th है, 12th है, अपनी एक मातृभाषा है, या जैसे बोल सकते हैं कि राजकीय भाषा है, तो वो सिंपल है, अपन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अपन ज्यादातर अशुद्धियों का प्रयोग करते हैं। जो अपन हिंदी पढ़ते हैं ना, जो अपन ने 10th में, 11th में, 12th में पढ़ी होगी, उसमें अशुद्धियां हैं बहुत। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे त्योहार शब्द है, ये क्या लिखा है? त्योहार। ये ऐसा ही लिखा होता है हर जगह। या जैसे मैं बोलूं आपसे कि द्वारिका, द्वारिका शब्द भी ऐसा लिखा रहता है। ये दोनों शब्द गलत हैं, लेकिन अगर अपन 10th या 12th की बुक में देखें तो इन शब्दों को सही माना गया है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड इतना नहीं है। अपन एसआई के लिए या एमपीपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो उसमें मानक हिंदी मान्य रहती है, वो सर्वमान्य है। जो अपन जैसे हरदेव बहारी से पढ़ते हैं, या वासुदेव नंदन से पढ़ते हैं, या पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ते हैं, वो चीजें डिपेंड रहती हैं। देखो, जैसे त्योहार शब्द है ना, त्योहार ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? त्योहार। और द्वारका लिखते हैं ऐसे, द्वारका। तो आज हम शुरू करते हैं। अपना पहला चैप्टर है वर्णमाला। अपनी कोशिश रहेगी कि हिंदी इससे बाहर ना जाए, क्योंकि अक्सर बच्चों को परेशानियां होती हैं कि जैसे अपन हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें बच्चों के नंबर 200 में से 100 आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो वो बहुत ही कम है, क्योंकि अपन ने जो मानक हिंदी है वो पढ़ी नहीं है, या अपन जो हिंदी है वो अशुद्ध लिखते हैं। चलो आइए आज अपन पढ़ते हैं वर्णमाला। पहला तो पढ़ेंगे कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग। अब भाषा के अलग अलग अंग हैं। अंग का मतलब क्या है कि भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा किससे बनी है, भाषा का विस्तार कैसे होता है, भाषा ये बनी कैसे थी, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको। अंग का अंग अर्थ है, जैसे बोल सकते हैं किसी का भाग है, टुकड़ा है, हिस्सा है, अवयव है, उसको अपन बोल सकते हैं। जैसे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे अपन क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि। और एक और शब्द है, उसका नाम है स्वन, जो ज्यादातर बुकों में नहीं मिलता, शायद पेपर में भी नहीं आया हुआ है अभी तक। ये पेपर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तीनों शब्द। हाँ, ये भी आ सकता है पर अभी तक आया नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग क्या है? वो है वर्ण। क्वेश्चन आपसे कोई करेगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, या वर्ण बोल सकते हैं अपन, अक्षर बोल सकते हैं, या ध्वनि बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अपन से कोई क्वेश्चन कर सकता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, या भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो इसका अपन आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अब अपन को ये मालूम नहीं है, हमको ये मालूम नहीं है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है या जनसंख्या की दृष्टि से। ऐसे ही इस क्वेश्चन को मानो आप। अपन को मालूम तो है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन लिखने के आधार पर, लिखित आधार पर, उच्चारण के आधार पर, या मौखिक आधार पर भाषा की इकाई बहुत ही अलग अलग होंगी। ध्यान रखना, ये पेपर में आता है, पीएससी मेंस में जो पेपर होते हैं ना, उसमें आता है कि बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखने के आधार पर कौन सी है, क्योंकि उसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है कि लिखित आधार पर भाषा की
सबसे छोटी इकाई। तो क्या कहोगे आप? वर्ण या अक्षर। क्या कहोगे? वर्ण या अक्षर। अब वर्ण की परिभाषा क्या होती है? आपको इसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी, या जो आपके नोट्स होंगे वो सभी आपको मिल जाया करेंगे सिर्फ, है ना। आपको या तो लिखित ले सकते हो इनके, या जो बने हुए होंगे नोट्स वो मिल जाएंगे। वर्ण क्या होती हैं? वह इकाई, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते तो वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्ण या अक्षर कहलाती है। सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, जिनके अपन खंड नहीं कर सकते, या जिन्हें तोड़ नहीं सकते। क्योंकि देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई कैसी है? वर्ण अक्षर है, लेकिन किसके आधार पर है? निरर्थक है। निरर्थक का अर्थ क्या होगा? जिसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जैसे कोई भी अक्षर लिख लो अपन क, इसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ एक वर्ण है ये। हाँ, इसके अपन खंडन तो कर सकते हैं, का प्लस आ। क्या कर दिया अपन ने? का प्लस आ कर दिया, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि भाषा की सबसे छोटी लिखने के आधार पर क्या है, या निरर्थक क्या है। निरर्थक भी तो हो सकता है। अगर सार्थक बोलेंगे तो शब्द होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई सार्थक के आधार पर, सार्थक तो कौन सा होंगे? शब्द होंगे। शब्द क्यों? आप जैसे लिख लो कम, तो ये शब्द बन गए। क्या बन गए? शब्द। अगर ये शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। सिंपल है। अपन अक्षरों का, जैसे जो अपनी स्वर है, स्वर, इनका अपन खंड नहीं कर सकते। क्या? खंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्वर हैं वो व्यंजन रहित होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर रहित नहीं हो सकते। व्यंजनों में स्वर पाए जाते हैं। जितने व्यंजन हैं उनमें सभी में स्वर हैं, ध्यान रखना। तो एक तो क्वेश्चन क्या हो गया ये कि लिखित आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गई और अक्षर। अगर पूछा जाए कि वर्ण क्या होते हैं, या वर्ण जो वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड टुकड़े नहीं कर सकते, तो वह क्या कहलाएंगे? अक्षर या वर्ण कहलाएंगे। ये तो क्वेश्चन हुए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अक्षर क्या होते हैं? क्या होते हैं अक्षर? पहले तो अपन इसको तोड़ेंगे, क्योंकि देखो इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अपन उन पर ध्यान नहीं देते। जैसे ये अक्षर शब्द बना, तो अक्षर दो से मिलकर बना है, इसमें अ उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अ उपसर्ग। किसी भी मूल शब्द के आगे अगर अ प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। किसके आगे? मूल शब्द के आगे। तो मैंने क्षर लिखा, क्षर का अर्थ होता है शरण होना। क्या होना? शरण होना। शरण का अर्थ होता है नष्ट होना, नष्ट होना। और कैसा? वो भी होगा शनय शनय, शनय शनय। शनय शनय का मतलब अर्थ होता है धीरे धीरे। क्या? धीरे धीरे। तो ध्यान रहे कि अगर क्षर मतलब क्षरण, अ मतलब नहीं, किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाएगा तो उसका अर्थ विपरीत में पहुंच जाएगा।
तो जो क्षरण ना हो, जिसके कभी खंड ना हो, जो कभी टूटे ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? अक्षर। तो वह इकाई भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, जिसके अपन खंड न कर सकते, नहीं तोड़ सकते, उसे अपन क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। लेकिन अक्षर का अर्थ क्या होता है? अमर। क्या हो सकता है? अमर। ये इसके अनेकार्थी शब्द है। इसका अर्थ क्या हो सकता है? आत्मा। क्या हो सकता है? आत्मा। क्यों? आत्मा भी अजर अमर है, आत्मा भी नष्ट नहीं हो सकती। और दूसरे होते हैं शिव। क्या? शिव। शिव भी अजर अमर है, जिन्हें क्या बोलते हैं? स्वयंभू। क्या बोलते हैं? स्वयंभू बोलते हैं। इनको भी अपन क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि वह भाषा की इकाई जिसके हम खंड नहीं कर सकते, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, या ये बोल सकते हैं अपन कि लिखने के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर या वर्ण होती है। ध्यान रहे, है ना? चलो अगला बताता हूं, जिसको अपन बोलते हैं ध्वनि। क्या बोलते हैं? ध्वनि। ध्वनि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, कौन? छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ध्वनि कहलाती है, कहलाती है। किसके आधार पर? उच्चारण के। उच्चारण के पर क्या बोल सकते हैं? बोलने के आधार पर। किसके आधार पर? बोलने के आधार पर। तो बोलने के आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहेगी? उच्चारण कहेगी। तो ये तो अपन ने कर ली वर्ण की बात, अक्षर की बात। वर्ण क्या है? स्वतंत्र है, लेकिन मूल रूप से ध्वनि है ना, उनके कोई अर्थ नहीं होते। ठीक है। अब बोला जाए कि जैसे 12 खड़ी का जनक किसे बोला जाता है? जैसे अपन उसको बोलते हैं कि जैसे 12 खड़ी या वर्ण, उसका नाम है काका काकेलकर। क्या बोल लिखे? क्वेश्चन लिख लो ये, 12 खड़ी का जनक। क्या? जनक। किसको कहेंगे? काका काकेलकर। किसको कहेंगे? काका काकेलकर को कहेंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो गई। ये मेंस में आते हैं लिखने के लिए कि ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। तो इनको आप लिख सकते हो, मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी है। हम जो भी चीज पढ़ेंगे वो व्यवस्थित पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और जिसका डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में लिखकर पूछ सकता है, जो कोई भी क्वेश्चन हो कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने अभी एक बात बताई थी आपको कि किसी भी मूल शब्द के आगे अगर आ लग जाए तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। तो ऐसा सिर्फ हिंदी में होगा। कैसा होगा? सिर्फ हिंदी में। ध्यान रहे, उर्दू में नहीं होगा। आप भी कहोगे कि उर्दू में होगा, नहीं भैया। ऐसे तो मैं आपको बोल दूं अमन। क्या बोलूं? अमन। तो अमन का अर्थ क्या हो जाएगा? बिना शांति के हो जाएगा? नहीं, अमन का अर्थ शांति होता है ना। तो मन क्या है? बिना मन के हो जाएगा? फिर तो नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका अर्थ सिर्फ किस में विपरीत होगा? हिंदी में। हिंदी में ये जब उपसर्ग लग जाता है तो किसी भी मूल शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। चलो अब बात करते हैं कि हिंदी भाषा में वर्ण कितने होते हैं। कितने होते हैं हिंदी भाषा में? क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो कितनी बताओगे आप? 52। कितनी होती है? 52।
दूसरा क्वेश्चन है कि बाल पहाड़े हिंदी में, इसको दोबारा लिख देता हूं, हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि बाल पहाड़े की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या वो होती है 49। कितनी होती है? 49। ये ध्यान रहे, ये दो क्वेश्चन हो गए आपके। अब बात की जाती है स्वर और व्यंजनों की, कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। ये पेपर में आ सकते हैं कि डिफरेंस क्या है स्वर व्यंजन में। पहली बात तो ध्यान रखना, स्वर कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। लिख लेते हैं पर इनको भी, ये पेपर में आता है एमपीपीएससी के लिए। स्वर और एक तरफ लिख लो अपन व्यंजन। क्या लिख लो? व्यंजन। अब पहला पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिखेंगे सिर्फ। पहला पॉइंट क्या है? स्वर स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या? स्वर तो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर मुखर होते हैं। दूसरा पॉइंट, व्यंजन मुखर नहीं होते हैं। ओके। तीसरा पॉइंट, स्वरों को अधिक समय तक उच्चारण किया जाता है। तीसरा पॉइंट, व्यंजनों को अधिक समय तक उच्चारण नहीं किया जाता है। लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं, इससे आपके 3-3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे क्वेश्चन, है ना। इनमें 3 नंबर मिलेंगे आपको। इसमें होगा कि इनका प्रयोग, बोल सकते हैं इनका प्रयोग पद्य में करते हैं। किस में करते हैं? पद्य में करते हैं। पद्य में करते हैं। और इनका प्रयोग पद्य में गायन
शैली के लिए लंबे समय तक नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते। ये अपने 4 पॉइंट हो गए, लेकिन ध्यान रखना इनमें से 3 पॉइंट लिखने हैं आपको, है ना, क्योंकि 3 ही नंबर मिलेंगे आपको, लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये आपके स्वर और व्यंजनों में अंतर हो गए, ठीक है ना। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो। अब बात आते हैं व्यंजनों स्वरों पर कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कितनी होती है? 11। पेपर में क्वेश्चन आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। लेकिन बोला जाए कि भोला राम, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा कि भोला राम तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है? तो कितनी बताओगे? 10। कितनी? 10। वो ये है ना, री को स्वर नहीं मानते। किसको स्वर नहीं मानते? री को स्वर नहीं मानते। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हो गई। अब होते कौन कौन से हैं स्वर, इनको अपन पढ़ते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये बाद में पढ़ेंगे इनको। ये स्वर हैं 10। कितने हैं? 10। ध्यान रखना, इसको स्वर नहीं मानते। कौन नहीं मानते? भोला राम तिवारी इसको स्वर नहीं मानते। एक और बात है कि इन स्वरों में सिमिलरिटी है। देखो, अ प्लस आ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ए प्लस ऐ, ओ प्लस औ। देखो, ये री है, री। आप इसको क्या बोलते हो? ऋषि बोलते हो। ऋषि तो ये लिखा है, देखो, है ना, ये वाला, ये ऋषि लिखा है, लेकिन आप ऋषि को किसको कैसे बोलते हो कि ये ऋषि है? अगर स के आगे जब र लगेगा उसको री बोलते हैं, तब वो ऋषि बनेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनकी कि क्वेश्चन आए पेपर में कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। लेकिन पूछा जाए कि भोलाराम तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो भोलाराम तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या होगी 10। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। कितने स्वरों के प्रकार? स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? लघु और दूसरा होता है दीर्घ। कौन से होते हैं? लघु या दीर्घ। अब इनको ये पेपर में आता है कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, तो आप बताओगे कितने? 2। एक तो होता है लघु और एक होता है दीर्घ। ध्यान रहे, अब पहला क्या होता है? लघु। लघु आता है, लघु की परिभाषा पूछ सकता है पेपर में कि लघु की परिभाषा बताइए। तो लघु का एक और नाम है मूल, जिसका एक और नाम है ह्रस्व। क्या है?
ह्रस्व। इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनियों में कम समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी? 4 होती है। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और री। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है इनकी संख्या। ध्यान रखना इनका, ठीक है ना। ये तो हो गए कौन से? लघु। अब होगा दूसरा, कौन सा होता है? दीर्घ। क्या होते हैं? दीर्घ। क्या होते हैं? दीर्घ, जिनको दूसरा नाम बोलते हैं गुरु। क्या बोलते हैं? गुरु। पर एक बात ध्यान रहे, मैं आपको बता दूं, शायद मालूम हो ना हो, ये गुरु है ना, गुरु एक, जैसे अपने ये गुरु लिखा और एक लिखा ये गुरु, इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या है? बहुत अंतर है गुरु में। जैसे मैं बोलूं आपसे कि इस गुरु का अर्थ होता है शिक्षक। क्या अर्थ होता है? शिक्षक। और इस गुरु का अर्थ होता है बड़ा, जो कि यहां लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है? अंतर देखो, अगर इसमें जो घुमा हुआ है ना, घुंडी लग जाती है ना, उसको अपन छोटा बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है क्या? शिक्षक। और इस गुरु का अर्थ होता है बड़ा। ध्यान रहे। चलो अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं, है ना। इसमें बोलते समय लघु से दो गुना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बड़ा, एक बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और आई, ओ और होता है औ। कितने हो गए? 7। ये 3 हो गए और ये 7 हो गए। तो क्वेश्चन आए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? गुरु क्या होते हैं? इनको मैंने आपको नाम बता चुका हूं, इनके डबल डबल नाम पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैंने आपको लघु का बताया, मूल का बताया और ह्रस्व का बताया। तो ये दीर्घ हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? कौन सा आता है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या। क्या? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। इसमें भी वही रहेगा, प्रकार भी है वो, इसमें भी लघु है, ह्रस्व है
और मूल है, और दूसरा इसमें दीर्घ है और गुरु है। इसमें कौन सा आएगा? लघु हो गया, दीर्घ हो गया, मूल हो गया और ह्रस्व हो गया। ये आप ध्यान रखना। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे कि ये मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तीसरा होता है प्लुत। क्या होता है? प्लुत। इनकी परिभाषा भी आपके पेपर में आती है। मैंने जैसे कि बता चुका हूं कि लघु ह्रस्व मूल क्या होते हैं? वो तो होते हैं अ, ई, उ और री। क्या होते हैं? अ, ई, उ और री। दीर्घ होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ और औ। क्या होता है? औ। प्लुत क्या होते हैं? जैसे अब इनकी परिभाषा भी लिखवाऊंगा मैं आपको। ओम, राम। परिभाषा क्या रहेगी? ध्यान रहे, परिभाषा रहेगी कि जब लघु ह्रस्व मूल इनका कम समय लगता है बोलने में, उनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम लघु या ह्रस्व बोलेंगे या मूल बोलेंगे। जिनमें लघु से दुगना समय लगता है या लघु से लंबे समय तक बोल सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? दीर्घ बोलेंगे या गुरु बोलेंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है, या तो ये आ सकता है कि इनमें प्लुत स्वरों में क्या होता है? इनमें लघु से तिगुना समय लगता है बोलने में, या बोल सकते हैं अपन कि इनमें दीर्घ से दुगना समय लगता है। ऐसे स्वर क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। प्लुत शब्द का अर्थ होता है उछला हुआ। क्या? उछला हुआ। ध्यान रहे, प्लुत का प्रयोग मुख्यतः अपन पद्य शैली में करते हैं। शैली 2 होती हैं, एक होती है पद्य और एक होती है गद्य। पद्य शैली क्या होती है? जिनमें क्या आता है? जिसको अपन गा सकते हैं। आरती है, किसी की कविता है, कोई भी चीज आ सकती है, उन्हें अपन पद्य बोलेंगे। गद्य शैली में नाटक, एकांकी, कहानी, चित्रण, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, कुछ भी आ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। जो अपन बोलते हैं ना कि लंबे समय तक ओम, तो ये क्या है? लंबे समय तक बोल सकते हैं। इनमें किससे? लघु से दुगुना समय लगता है। ये पेपर में आता है कि लघु से दुगुना समय किसमें लगता है? लघु से सॉरी दुगुना समय, और दीर्घ से दुगुना समय लगता है प्लुत में। हमने आज क्या पढ़ा था? मात्रा के आधार पर पढ़े थे, स्वरों के प्रकार पढ़े थे, 2 बताए थे मैंने आपको। हम अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे इससे आगे। ध्यान रहे, जिसको वीडियो अच्छा लगा हो या जो चीजें नहीं आती या जो चीजें मैंने कम पढ़ाई हैं, तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। धन्यवाद।